मूव अहेड। सो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा जी द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एंड द रेवेन्यू नेचर। ये पहले भी आया था, पहले खर्चे के फॉर्म में आया था, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे वो बोल रहा है रेवेन्यू रिसीट्स एंड द कैपिटल रिसीट, वन एंड द सेम थिंग, वन एंड द सेम थिंग। अब रिसीट की बात है तो वो पैसा जो मुझे बार बार आता है दैट इज द रेवेन्यू रिसीट, और वो पैसा जो कभी कभार आता है या कभी एक बार ही होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट। एग्जाम्पल, क्योंकि पहले मैंने आपको एक्सपेंडिचर की एग्जांपल दी थी, वो याद है सबको? कौन सी एग्जांपल दी थी कि घर के ऊपर अगर हर साल या 2 साल बाद या 4 साल बाद या 5 साल बाद भी, हर 5 साल के बाद अगर मैं पेंट करवाता हूं दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट अगर घर के अंदर मैंने रेनोवेशन करवाई है, मॉडिफिकेशन करवाई है, रिकंस्ट्रक्शन करवाई है या फिर एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करवाई है, जैसे कि छत खाली पड़ी थी और वहां पे 2 कमरे डलवा दिए, दैट इज अ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। बट यहाँ पे जो वर्ड है वो रिसीट्स का है, सो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा एम्फोसाइज कर देता हूँ। लेटेस्ट से मैं कोचिंग से या अपनी सीए प्रैक्टिस से जो पैसा कमाता हूँ दैट इज अ रेवेन्यू नेचर, ठीक है? वो रेवेन्यू नेचर का की इनकम है, वो बार बार होती है, बार बार, कभी कम कभी ज्यादा, बट होती हर बार है। लेकिन लेटेस्ट से मैंने अपना घर बेच दिया, ठीक है, कि जो घर में मैं रह रहा था वो थोड़ा सा पुरानी लोकेलिटी में था, थोड़ा छोटा था, मेरे को बड़ा घर चाहिए था, या किसी भी वजह से मैंने एक घर बेच दिया और दूसरा घर खरीद लिया। तो वो जब घर बेचा तो उस पर मुझे फायदा हुआ। लेटेस्ट से मैंने वो जो घर खरीदा था जिसमें मैं रहता हूँ वो मैंने खरीदा था 2 करोड़ का, और अब मैंने वो 4 करोड़ का बेच दिया। तो ये जो 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इट इज अ कैपिटल नेचर रिसीट। ये कैपिटल नेचर का है, ये बार बार नहीं होता, वंस इन अ वाइल, कभी कभार हो जाता है। बट रेवेन्यू नेचर के इनकम जो होती है ये बार बार होती रहती है। तो इनके डिफरेंस पढ़ लेते हैं। ऑब्वियसली द फर्स्ट डिफरेंस जो मैंने आपको बताया दैट इज द रेवेन्यू नेचर का जो रहता है दैट इज द रिकरिंग इन द नेचर, और जो कैपिटल नेचर का रहता है दैट इज द नॉन रिकरिंग इन द नेचर। मैं फिर से एक बात को एम्फोसाइज करना चाहता हूँ बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसा ही सोचते हैं क्या कि अगर तो छोटी मोटी कमाइयाँ हैं, ठीक है, सो या छोटे मोटे खर्चे हैं तो वो रेवेन्यू नेचर का हो गया, और बड़ी नेचर का है तो उसे कैपिटल नेचर का है। मैं फिर से बोल रहा हूँ द क्वांटम इज टोटली इररेलेवेंट, क्वांटम इज टोटली इररेलेवेंट। माइट बी मेरी रेवेन्यू रिसीट बहुत ज्यादा, कैपिटल रिसीट कम भी हो सकती है। जैसे कि लेट अस से आई एम अ वेरी सक्सेसफुल प्रोफेशनल और द फैकल्टी, और मैं एक महीने में 5 करोड़ रुपया कमाता हूँ, ठीक है, और जब मैंने घर बेचा और उस पर मेरे को सिर्फ 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो अब ये 10 लाख क्योंकि अमाउंट छोटी है और ये जो 5 करोड़ है ये अमाउंट बड़ी है, तो आप ये थोड़ी ना कह दोगे कि सर ये कैपिटल है और ये रेवेन्यू है। रेवेन्यू वो है जो बार बार होती है, कैपिटल वो है जो बार बार नहीं होती है। रेवेन्यू को वो कहते हैं कि जी आप P&L में लेकर जाते हैं, इसको आप कहाँ पे लेकर जाते हैं? इनकम स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लेकर जाते हैं। जबकि कैपिटल रिसीट्स का असर जो है वो आपकी बैलेंस शीट में आता है, आपके एसेट्स कम ज़्यादा हो जाते हैं, आपकी लायबिलिटीज़ कम ज़्यादा हो जाती हैं। सो कैपिटल रिसीट्स का जो असर है वो कहाँ पर जाता है? आपकी बैलेंस शीट के अंदर जाता है। लेट से मैंने कोई नया घर खरीदा तो वो खर्चा मैं P&L के अंदर नहीं लेकर जाऊंगा कि 5 करोड़ का घर खरीदा इस साल तो खर्चा बहुत हो गया, बल्कि वो पैसा सीधा कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट में आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स वो कह रहे हैं कि जैसे कि आप सेल करते हैं बिजनेस के अंदर, आपने FD करवा रखी है, डिपॉजिट्स करवा रखे हैं और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, आपको कमीशन इनकम आती है, आपको डिस्काउंट आता है जी फ्रॉम द सप्लाई, या फिर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है और आप उसके ऊपर रेंट रिसीव करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, फिर से बोल रहा हूँ, द वर्ड टू बी एम्फसाइज्ड इज रिकरिंग इन द नेचर। ये रिकरिंग नेचर की ये बार बार होंगी, इनको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। जबकि कैपिटल रिसीट्स की एग्जांपल पढ़ लेते हैं। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने कोई घर बेच दिया, आपने कोई फैक्ट्री बेच दी, गाड़ी बेच दी, ये सारी चीजें क्या हैं? ये फिक्स्ड एसेट्स हैं। रिसीट ऑफ अ लोन, आपने कोई लोन ले लिया तो ये भी असर कहाँ पे आएगा? आपकी बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे आपके लोन इंक्रीज हो जाएंगे। रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी टू द शेयर होल्डर्स, कंपनी ने शेयर होल्डर्स को शेयर्स बेच दिए, या इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर और द, अगर आपने कोई नई इन्वेस्टमेंट कर दी, कोई नई मशीन ले आए, नई कोई प्रॉपर्टी ले आए, नए आप शेयर्स ले आए, ये सारी कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन्स रहती हैं।
आर वी गेटिंग इट? आई बिलीव वी आर गुड सो फार. अब आगे वो यही बता रहे हैं कि जी रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट क्या रहता है. सो दिस इज फ्रॉम योर मॉड्यूल ऑल द रिसीट्स ऑफ द एक्सपेंडिचर, जिसकी वजह से वो कहता है कि जी एसेट्स पे कोई असर नहीं पड़ता. देखिए इसने जो मेन एम्फोसाइज किया ना रेवेन्यू और कैपिटल के ऊपर, इसने थोड़ी डिफरेंट डेफिनेशन, डिफरेंट क्राइटेरिया बताया है. आप ये भी सुन लीजिए, आप वो भी सुन लीजिए, दोनों ठीक हैं, दोनों वैलिड हैं और दोनों सेम बात ही बोलते हैं. इट इज जस्ट दैट कि एक ही बात को थोड़ा सा घुमा फिरा के उसने बोला है. कहता है कि जी वो पैसे जो आपने खर्च किए या आपने रिसीव किए जिसकी वजह से आपके एसेट्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, ना आपके एसेट इंक्रीज हो रहे हैं ना आपके एसेट डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये रेवेन्यू नेचर का है. क्योंकि मैंने ऊपर आपको अभी बताया कि रेवेन्यू नेचर की जो इनकम है वो इनकम स्टेटमेंट में जाती है, वो बैलेंस शीट में नहीं जाती. और एसेट्स कहाँ पे होते हैं? बैलेंस शीट में. तो ये क्या कहता है कि अगर कोई खर्चा करने से या कोई पैसे रिसीव करने से आपके एसेट्स के ऊपर असर पड़ रहा है, अगर आपके एसेट्स के ऊपर असर पड़ रहा है तो वो कैपिटल नेचर का है. और अगर आपके एसेट्स पे कोई असर नहीं पड़ रहा, मैं अपनी पुरानी एग्जांपल ही लेकर चलता हूं जिसके अंदर लेटर से मैं सीए की प्रैक्टिस करता हूं और वहां से मैं 1 करोड़ रुपया कमा लेता हूं. क्या मेरा कोई नया एसेट बन गया या क्या मेरा कोई एसेट खत्म हो गया? द आंसर इज नो. लेकिन क्योंकि आंसर नो था तो वो कौन सा हुआ? रेवेन्यू नेचर का. लेकिन अब मैं एग्जाम्पल को मॉडिफाई कर देता हूं जिसमें मैंने अपना घर बेचा और मुझे 1 करोड़ रुपए कमा लिए, तो उसकी वजह से क्या मेरा एसेट नया या फिर पुराना कम हुआ? यस, मैं कहूंगा कि सर मेरे फिक्स एसेट्स कम हो गए. सो इन दैट केस दैट इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू, सॉरी कैपिटल नेचर. चलिए जी पढ़ते हैं. ऑल द रिसीट्स एंड द एक्सपेंडिचर दैट in general do not entail sale or the creation of the assets. वो कहता है वो सारे receipts या expenditure जिसकी वजह से आपके assets ना बनते हैं ना कम हो रहे हैं are included under the revenue account. On the receipt side taxes would be, और वो कहता है कि अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के लिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू नेचर की इनकम कौन सी है? टैक्सेस. गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा पैसा कहां से मिलता है? टैक्स कलेक्शन से. ऑन द एक्सपेंडिचर साइड, और गवर्नमेंट खर्चा कहां पर करती है? तो वो कहता है कि जी हर वो चीज जिसकी वजह से गवर्नमेंट का कोई नया एसेट नहीं बन रहा उसको हम रेवेन्यू नेचर का बोल देते हैं. जैसे कि गवर्नमेंट अगर सैलरीज पे करती है, आप देखते हैं ना सरकारी डिपार्टमेंट में इतने सारे लोग काम करते हैं, सैलरीज पे करती हैं, सब्सिडीज पे करती हैं. लेकिन मैं आपको कहूंगा कि जी आप ना मेरे वाला ही फॉर्मूला लगाइए, दैट इज रेकरिंग. क्या टैक्सेस गवर्नमेंट को जो इस साल मिले हैं हर साल मिलेंगे? द आंसर इज यस. सो इन दैट केस इट इज रेकरिंग इन द नेचर, इट इसलिए ये रेवेन्यू रिसीट है. और अगर खर्चे की बात आई, जो कि इसने बोला सैलरीज, सब्सिडीज, इंटरेस्ट, ये सारे खर्चे क्या गवर्नमेंट को हर साल करने पड़ेंगे? द आंसर इज यस. इन दैट केस ये रेवेन्यू नेचर की रहेगी. कैपिटल रिसीट की बात कर लेते हैं. ऑल द रिसीट्स एंड द एक्सपेंडिचर दैट लिक्विडेट और क्रिएट द एसेट वुड बी अंडर द कैपिटल अकाउंट. फॉर इंस्टेंस इफ द गवर्नमेंट सेल्स द शेयर्स, ठीक है, गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर कंपनी में से अपने शेयर सेल कर दिए. गवर्नमेंट बहुत सारी कंपनीज में ऐसा करती है. और अगर आपको पता होना चाहिए, वैसे गवर्नमेंट LIC में भी ऐसा कर रही है. LIC तो सबको पता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. और LIC के अंदर 100% स्टेक जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट का है. लेकिन अब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो 10% शेयर्स पब्लिक को बेच देगी. जो भी लेना चाहता है तो 10% शेयर वो बेच देगी. LIC की टोटल वैल्यू मानी जाती है 6 से 8 लाख करोड़ रुपए. फिर से बोल रहा हूँ, LIC की वैल्यू कितनी मानी जाती है? 6 से 8 लाख करोड़ रुपए. तो अगर उसका 10% का गवर्नमेंट शेयर बेचना चाहती है तो गवर्नमेंट लेटर से कितने शेयर लेकर आएगी? 80,000 करोड़ रुपए के शेयर्स पब्लिक को दे देगी. पब्लिक से 80,000 करोड़ रुपए अपने जेब में ले लेगी और 10% की ऑनरशिप, 10% के शेयर्स किसको दे देगी? पब्लिक को दे देगी. लाइक इट डिड, कहते हैं कि जैसे कि मारुति के केस में किया. LIC का तो अभी IPO खैर आना है. द रिसीट्स फ्रॉम द सेल वुड गो अंडर द कैपिटल अकाउंट. और ये जो रुपए रिसीव हुए, क्योंकि इसकी वजह से गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो गए,
तो वो कहता है कि जी ये कैपिटल अकाउंट में आएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर गवर्नमेंट कभी किसी को लोन दे देती है और उस पर इंटरेस्ट कमाएगी तो ये भी कैपिटल नेचर में जाएगा। सो गवर्नमेंट अगर लोन ले लेती है, दे देती है, तो इससे भी आपके एसेट्स या लायबिलिटीज पे असर पड़ता है। सो इसको भी हम कैपिटल रिसीट के अंदर ही फॉल करेंगे। आर वी गेटिंग इट? सो द सेम कंटेंट, देखिए ऊपर हमने बस एक वर्ड पे एम्फोसाइज किया, रेकरिंग एंड द नॉन रेकरिंग, जबकि नीचे जो ये दो पैराग्राफ थे इन्होंने इस बात पे कहा कि अगर तो एसेट्स कम ज़्यादा हो रहे हैं फिर तो ये कैपिटल नेचर है, बट अगर एसेट्स पे कोई असर नहीं पड़ रहा देन इट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर। यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये सॉर्ट ऑफ रिपीट हैं जी। मैं सिर्फ एक बार फास्ट रीड करूंगा एंड यू विल ऑल्सो से कि सर इनमें तो कुछ नया आया ही नहीं। In respect of all the funds the government has to prepare, तो वो कहता है कि जी अभी सभी फंड्स के लिए गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट बनाना पड़ता है। इसीलिए तो हम इतना एम्फोसाइज दे रहे हैं कि रेवेन्यू नेचर क्या होती है और कैपिटल नेचर क्या होती है, क्योंकि अगले 2 पेजेस के ऊपर अब हम रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट के बारे में ही पढ़ेंगे और बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। कॉन्टिंजेंसी फंड वो कहते हैं क्लियरली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जी। ऑब्वियसली देखिए जो कंसोलिडेटेड फंड था दैट वाज स्कैटर्ड ओवर 1.5 पेज, और जो कंसोलिडेटेड फंड था सिर्फ 3 लाइनें दी गई, क्योंकि वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, उसके बारे में बताने के लिए इतना कुछ खास है ही नहीं। पब्लिक अकाउंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हमें बताता है कि जी इन द व्यू ऑफ सेलेक्ट सेविंग्स एंड हाउ दे आर बीइंग यूज्ड, बट वो बजट पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये हमें इनफ्लो आउटफ्लो बताता है कि लोग कितना सेव कर रहे हैं। देखिए इंडिया के अंदर ना लोग काफी सेव करते हैं कंपैरेटिव टू फॉरेनर्स। फॉरेनर्स के अंदर लेटर से वो महीने का 2 लाख रुपया कमाता है तो वो पूरा 2 लाख खर्च कर देते हैं या 2.25 लाख भी खर्च कर देते हैं, मतलब उनके पास क्रेडिट कार्ड्स वगैरह होते हैं। सो इन दैट केस वो कभी ओवर भी स्पेंड कर देते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर देयर इज अ कल्चर विच वी हैव ऑलवेज सीन, ठीक है, वो हमारे खून में बसा हुआ है जी। हम छोटे होते से देखते आते हैं अपने पेरेंट्स को कैसे वो सेव करते थे। मदर को लेटर से फादर जो हैं वो बहुत कम पेन मनी भी देते थे, 5,000 रुपया भी देते थे, तब भी मदर की कोशिश होती थी कि इसमें से 500 रुपये 1,000 रुपये में किसी भी तरह से बचा लो। सो सेविंग्स करनी बहुत ज़रूरी है। तो वो कहता है कि पब्लिक अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें बताता है कि लोग सेव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और लोगों ने जो पैसा गवर्नमेंट को दिया वो हमने कैसे यूज़ किया। कंसोलिडेटेड फंड इज द की टू द बजट। मैंने आपको बताया बजट की जान जो है ना दैट इज इन द कंसोलिडेटेड fund. As mentioned in the first part, the government has to present the revenue budget and the capital budget for all the 3 funds. तीनों funds के लिए आपको revenue budget भी देना पड़ेगा और capital budget भी देना पड़ेगा। revenue budget और capital budget क्या रहता है ये अब हम cover up करेंगे। उससे पहले वो कहता है कि जी बजट मेकिंग प्रोसेस के ऊपर भी थोड़ा सा एनलाइटन कर लेते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर लिख लीजिए फास्ट रीड। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा जी। जो बजट मेकिंग प्रोसेस है इसको आपने बस एक बार पढ़ लेना है, अच्छे से समझेंगे एंड इट विल बी डन। इट बिगिंस विद द बजट डिवीजन इशूइंग द सर्कुलर टू ऑल द मिनिस्ट्री। सबसे पहले जो बजट डिवीजन है हमारा वो क्या करते हैं, सभी मिनिस्ट्रीज को, स्टेट्स को, यूटीज को, ऑटोनमस बॉडीज, डिपार्टमेंट्स और डिफेंस फोर्सेस को सर्कुलर इशू कर देते हैं और जिसमें हम उनसे पूछते हैं कि आप अपना एक्सपेंडिचर एस्टिमेट, जैसे कि डिमांड फॉर ग्रांट्स, आपको कितने रुपए चाहिए आप हमें बताइए। Extensive consultation are held between the UTs and the Department of the Expenditure of the Finance Ministry। जब एक बार वो आ जाते हैं फिर हम सबको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि अगर इन्होंने 2,000 करोड़ रुपए मांगे हैं तो क्या इनको 2,000 करोड़ ही चाहिए, क्या कम में काम नहीं हो सकता, इतने रुपए क्यों चाहिए, वो सारा हम उनके साथ कंसल्टेशन, डिबेट्स, डिस्कशंस वगैरह करते हैं। इन द मीन टाइम जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स DEA है एंड द डिपार्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू है, दे मीट द स्टेक होल्डर्स। ये लोगों से मिलते हैं, फार्मर से, बिजनेसमैन से, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से, इकोनॉमिस्ट से, सिविल सोसाइटी ग्रुप से, टू टेक देयर व्यूज कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किन किन चीज़ों को हम ध्यान रखें। देखिए ग्राउंड लेवल पे जाना बहुत ज़रूरी है। अल्टीमेटली अगर आप फार्मर के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप एयर कंडीशन कमरे में बैठ के उसकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको फार्मर के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा कि आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सी चीज़ में आ रही है ताकि हम आपके लिए लाइफ थोड़ी ईजी कर सकें। सेम इज़ फॉर द बिजनेसमैन, सेम इज़ फॉर द इकोनॉमिस्ट एंड द मैनी अदर पर्सन।
Once the pre-budget meetings are over, the final call on the tax proposal is making the फाइनेंस मिनिस्टर। और वो कहता है कि जब एक बार प्री बजट मीटिंग सारी हमारी हो जाती हैं, फाइनल कॉल ऑन द टैक्स प्रपोजल ये कौन लेता है जी? फाइनेंस मिनिस्टर। ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्टर के साइन होते हैं बजट के ऊपर, तो वो कहता है कि जी फाइनल कॉल फाइनेंस मिनिस्टर की है। और वो कहता है कि जो प्रपोजल है ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर से भी डिस्कस किए जाते हैं, और जब प्राइम मिनिस्टर भी कहता है कि जी डन, देन इट इज फाइनली प्रिपेयर्ड। सो आई बिलीव इट वॉज वेरी सिंपल वन। सबसे पहले हमने कहा बजट डिवीजन सब कुछ चिट्ठियां लिख देता है, ठीक है, अलग अलग यूटीज, मिनिस्ट्री, स्टेट, ऑटोनोमस बॉडीज को कि आपको कितने कितने रुपए चाहिए, और हम उनसे पूछते हैं कि आप अपने एस्टिमेट्स हमें दीजिए। एस्टिमेट्स जब आ जाते हैं तो उनके ऊपर एक्सटेंसिव इन डेप्थ कंसल्टेशन, डिबेट्स एंड डिस्कशंस की जाती हैं कि आपको इतना रुपया क्यों चाहिए। मीनवाइल जो डीईए और द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, ये ग्राउंड लेवल पे जाकर अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उनकी मुश्किलें सुनते हैं ताकि हम उनकी हेल्प कर सकें। और जब सारी मीटिंग्स ओवर हो जाती हैं और लास्ट में फाइनेंस मिनिस्टर फाइनल कॉल देता है कि टैक्सेस क्या होने चाहिए, कितने रुपए किसको देने हैं, और लास्ट में हम प्राइम मिनिस्टर को भी लूप में ले लेते हैं जी, उनसे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उनके भी कानों से निकाल देते हैं, और फिर बजट को फाइनलाइज कर दिया जाता है। आर वी गुड? So the very next topic which we have is revenue budget. अभी हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा उसमें ये बात हमें बताई गई थी कि जो 3 फंड्स हमारे पास हैं, कंसोलिडेटेड, कॉन्टिंजेंसी इन द पब्लिक अकाउंट्स, तीनों के लिए हमें अलग अलग रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट हमें बनाना पड़ता है। सो अब हम एक एक करके देख लेते हैं जी कि सबसे पहले रेवेन्यू बजट क्या रहता है। बहुत ध्यान से करने वाला टॉपिक है, मेरे को ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा लगता है, सो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले रेवेन्यू बजट के अंदर ऑब्वियसली बजट इज व्हाट, कहाँ से पैसे आएंगे और कहाँ पे पैसे आपके जाएंगे। तो सबसे पहले हमने कहा कि सर रेवेन्यू बजट के अंदर 2 मेन सेगमेंट्स होंगी। नंबर 1 रेवेन्यू रिसीट्स, और रेवेन्यू से तो आपको मतलब पता ही है, दैट इज रिकरिंग इन द नेचर, जो बार बार हो रही हैं और जिसके पैसे आने से या जाने से आपके एसेट्स के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता, ना आपके एसेट्स कम होते हैं ना आपके एसेट्स इंक्रीज होते हैं, दैट इज टू बी नोन एज रेवेन्यू बजट। सो इसके 2 पार्ट्स हैं, एक है जी हमारे पास दैट इज रेवेन्यू रिसीट्स एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले हम ये पढ़ लेते हैं रेवेन्यू रिसीट, जो गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जी 2 जगह से आते हैं मेनली, एक टैक्सेस रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। एक टैक्सेस जो हम टैक्सेस के थ्रू पैसा कमाते हैं, और मैंने आपको अभी बताया था कि कि गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा पैसे की कलेक्शन कहाँ से है, टैक्सेस से ही। अब टैक्सेस में भी हमारे पास मल्टीपल टैक्सेस हैं जी, जैसे कि इनकम टैक्स है, जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है और मैनी अदर टैक्सेस जो टाइनी माइनी है, बट जो बड़े हैं वो सबसे पहले यही हैं जी, इनकम टैक्स, जीएसटी एंड द कस्टम ड्यूटी। इनकम टैक्स आपकी इनकम पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई के ऊपर लगता है, एंड कस्टम्स ड्यूटी आपको पता ही है कि जब कभी भी आप गुड्स, सिर्फ गुड्स सर्विसेज नहीं, जब कभी भी आप गुड्स इंडिया के अंदर लेकर आते हैं या इंडिया के बाहर लेकर जाते हैं तब हम उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लेवाई एंड चार्ज करते हैं। और फिर हमने कहा कि सर ये तो हुई बात टैक्सेस की, गवर्नमेंट को पैसा टैक्सेस के रूप में कहाँ कहाँ से आता है। टैक्सेस के अलावा बताएं नॉन टैक्स रेवेन्यूज हमें बताएं। सो सबसे पहले आया जी इंटरेस्ट ऑन लोन्स। गवर्नमेंट ने अगर किसी को लोन दे रखा है और वहां से गवर्नमेंट को इंटरेस्ट आता है, गवर्नमेंट ने पीएसयूज के अंदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वहां से गवर्नमेंट को डिविडेंड इनकम आती है। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, ठीक है, सो जब वो कंपनी कल प्रॉफिट कमाती है और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वो पैसे शेयर होल्डर को दिए जाते हैं, और इन कंपनीज में जो शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट के पास है तो गवर्नमेंट को डिविडेंड के तौर पे रुपए मिलते हैं। इसके अलावा लाइसेंस फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट लेती हैं। तो ये हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहले हमने किया रेवेन्यू रिसीट्स, जो पैसे हमें रिसीव हो रहे हैं उसमें हमने 2 हेडिंग्स बनाई, एक टैक्सेस के रूप में और एक अदर्स। टैक्सेस में इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम। अदर्स में हमने कहा सर कभी कभी इंटरेस्ट इनकम आती है फ्रॉम द लोन विच वी हैव गिवन टू द अदर्स। सेकेंड जो है हमारे पास दैट इज
dividends from the investments in the shares of the PSUs, and the third is the fees etc. फिर हमने कहा सर रेवेन्यू नेचर के खर्चे बताइए जो हमें बार बार गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं। तो वो कहता है कि जी गवर्नमेंट फॉर नॉर्मल रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे कि सैलरीज देनी पड़ती हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको पर्क्स देने पड़ते हैं। पर्क्स समझते हैं आप, जैसे इन काइंड बेनिफिट्स, जो कैश बेनिफिट्स नहीं होते बल्कि इन काइंड, जैसे कि जैसे कमिश्नर पुलिस जो है उसको गाड़ी दी जाती है, रहने को बंगला दिया जाता है, एक नौकर स्वीपर दिया जाता है, बॉडीगार्ड्स दिए जाते हैं, घर का राशन दिया जाता है, मोबाइल दिया जाता है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं जो गवर्नमेंट को डिपार्टमेंट्स को रन करने के लिए खर्च करनी पड़ती है। इंटरेस्ट पेड ऑन द डेट, देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट का पॉइंट था, ये जो लोन हमने दिए हैं उस पर इंटरेस्ट हम रिसीव करते हैं, बट कुछ लोन्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं वर्ल्ड बैंक से, किसी और गवर्नमेंट से, किसी और देश से, तो उसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो भी बार बार देना पड़ता है। ऑब्वियसली इंटरेस्ट इज अ रिकरिंग नेचर का खर्चा है, आपको क्वार्टरली, 6 मंथली या एनुअली हर साल देना पड़ता है, इट इज रिकरिंग नेचर। एंड लास्ट में सब्सिडीज, गवर्नमेंट सब्सिडीज देती हैं जी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, जैसे कि गैस सब्सिडीज है, आपके घर पे सिलेंडर आता है तो वो सिलेंडर वाला आपको कहता है कि जी 800 रुपये का ये सिलेंडर है, और 200 रुपये जो है गवर्नमेंट आपके खाते में डाल देती है, तो नेट आपको सिलेंडर कितने का मिला, 600 रुपये का मिला। तो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है जी बहुत सारी। सो वो सब्सिडीज आपको किसी भी तरह से आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती हैं, और वो भी गवर्नमेंट को क्योंकि बार बार देनी है, दे आर रिकरिंग इन द नेचर। So I believe it is good so far. आगे पढ़ लेते हैं, कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर does not create an asset for the government. ये तो क्राइटेरिया है, हमने पिछले पेज में पढ़ा, रेवेन्यू और कैपिटल में यही तो सबसे मेन खर्चा डिफरेंस होता है, दैट इज कि रेवेन्यू नेचर के जो खर्चे होते हैं या इनकम होती है उसकी वजह से गवर्नमेंट के एसेट्स पे कोई असर नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल द पेमेंट ऑफ सैलरीज और द पेंशंस as it does not create any asset. पेंशन पता है सबको क्या होते हैं, रिटायरमेंट के बाद जो आपको पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे सरकारी पेंशन होती है जो मिलिट्री में होते हैं, वो कहता है कि सर पूरी जवानी पूरी उम्र तो मैंने देश को लगा दी, आज जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मेरा ध्यान कौन रखेगा, तो गवर्नमेंट कहती है हम आपका ध्यान रखेंगे, हम आपको पेंशन भेजेंगे, ठीक है, आपके घर पे। However, the amount spent on the construction of the metro, अगर दिल्ली के अंदर मेट्रो बना दी है, मुंबई में मेट्रो बन रही है जिसके ऊपर इतने हजारों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो वो कहता है ये खर्चा जो है ये रेवेन्यू नेचर का नहीं है, बिकॉज ये बार बार नहीं होना है। एक बार दिल्ली में मेट्रो बना दी तो बना दी, अब वो 20-50 साल तक हमें सर्व करेगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑल्सो मस्ट नॉट डिक्रीज द लायबिलिटी, ठीक है जी, ना एसेट्स और ना लायबिलिटी दोनों पे असर नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि अगर आपने कोई लोन लिया था और वो लोन अगर आपने रीपे कर दिया तो आपकी लायबिलिटीज कम हो जाएंगी, तो वो कहते हैं कि जी ये भी फिर रेवेन्यू नहीं है। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, जो पैसे तो आपके P&L में जाते हैं वो रेवेन्यू है, जो बैलेंस शीट में हलचल कर रही है चाहे एसेट साइड पे चाहे लायबिलिटी साइड पे, ठीक है, तो वो कहता है कि चाहे आपकी लायबिलिटीज कम या ज्यादा भी हो रही है, ये रेवेन्यू नेचर की रिसीट या रेवेन्यू नेचर की इनकम नहीं मानी जाएगी। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है जी कैपिटल बजट का, आई एम विलिंग टू स्टार्ट इट इन द नेक्स्ट क्लास, तो मैं आपको जल्दी से रिवीजन करवा देता हूं जी आज की क्लास में हमने जितना भी किया है। We started with the page number 4, I believe, है ना? Yes. Page number 4. सबसे पहले हमने फाइनेंस बिल कवर अप किया, विच इज द थर्ड पार्ट ऑफ कौन सा फंड, कॉन्टिंजेंसी, नहीं जी नहीं, कंसोलिडेटेड फंड, सब सोए पड़े हैं जी यहाँ पर। कंसोलिडेटेड फंड के अंदर 3 पार्ट्स है, डिमांड सप्लाई किसको बोलते हैं, डिमांड फॉर ग्रांट्स, एप्रोप्रिएशन बिल एंड द फाइनेंस बिल, और इसको फाइनेंस बिल से तभी तक कहा जाएगा जब तक ये पास नहीं हो जाता। जिस दिन ये पास हो गया उस दिन फाइनेंस बिल को अपग्रेड करके क्या बुलाया जाएगा, रिस्पेक्ट दे दी जाएगी, और क्या कहा जाएगा, फाइनेंस एक्ट। फाइन, तो कहता है फाइनेंस बिल में 3 चीजें होती हैं। नंबर 1, न्यू टैक्सेस, इफ यू वांट टू डू मॉडिफिकेशंस इन द एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर, और यू वांट टू एक्सटेंड द पीरियड अप्रूव्ड फॉर एनी टैक्स स्ट्रक्चर,
और इसको मनी बिल भी कहा जाता है. इसके साथ मेमोरेंडम होता है विच यूज टू एक्सप्लेन इट. इट इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोक सभा. ऑल्दो राज्यसभा कैन ऑल्सो, इफ दे वांट टू, दे कैन recommend the amendments, and 75 days are there in which it has to be get passed. Contingency fund was very simple, and the unimportant one, only one point was that the President of India is used to be given 500 crores at his disposal, that he can spend it the way he wants to be. Public account in which the central government is dealing with the public as a banker, so they must be receiving the money, but that is not their income. It is to be not to be known as the revenue, it is to be known as receipts, because they have to be paid back, and while paying back you need not to take the approval from the parliament, and you have to separately make the receipts and the expenditure for the public account. Then we did the difference between the capital receipts and the revenue receipts. Capital receipts are those which are not recurring in the nature. Revenue which are recurring in the nature. Quantum or the amount is totally irrelevant. I have told you there are some examples which we have already covered. This point is very important, that the revenue receipts are to be included and shown in the P&L account. On the other hand, capital receipts are to be shown in the balance sheet, either on the liability or on the asset, doesn't matter. The another criteria which they have given for the differentiating the revenue and the capital nature is, revenue nature receipts or the expenditure do not entail the sale or the creation of the assets. Assets remain unaffected. They do not decrease or increase by the virtue of revenue receipts or the expenditure. On the other hand, if it is a capital receipt or the expenditure, it do lead to the liquidate or the creation of the assets. Either your assets will get reduced or they will get increased. Then it was a summary thing of what we have covered so far, totally repeated, and it just said in the last one new point, that is the revenue budget is to be given and the capital budget to be given for all these three funds. So budget making process we have done already. The budget division used to issue the circulars to all the ministries, states and the UTs and the autonomous bodies, seeking them for submit the expenditure estimates, and when they submit it, after that we do the extensive consultation. Meanwhile, we go to the ground level and meet the farmers, businessmen, FIIs, and take their views and the problems whatever they are facing. And once the pre-budget meetings are getting over, final call on the text proposal is taken by the finance minister, and in the last we take in the loop the Prime Minister of India, and then the budget is finally prepared. And the last but not the least is the revenue budget, in which we see what are the revenue receipts and the revenue expenditure. Revenue receipts is further divided into two parts. Number one is tax revenue, number two is non-tax revenue. Tax revenue like the income tax, GST, custom duties and etc. Non-tax revenue is interest on loans, dividend from the investments, fees etc., which is to be collected by the government. Expenditure, where they are going to expend it. Normal running of the government departments, it may be the salary, pensions and the perquisites. Perquisites, I told you, the benefits which are given to the government employees in kind. Interest payments on the debts, which the loan which the government have taken, the subsidies which are to be granted by the government.